हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, क्या हालचाल। हमें उम्मीद है आप सब स्वस्थ होंगी, मस्त होंगी और आप सबकी तैयारी यूपी की बहुत ही शानदार तरीके से चल रही होगी। तो स्वागत है एक बार फिर से बहुत ही शानदार सेशन यूपी 2024 के फीमेल हेल्थ वर्कर के नर्सिंग क्लास में। आज का टॉपिक है हमारा मिडवाइफरी। मिडवाइफरी में हमारा लेक्चर नंबर 16 चल रहा है। तो पिछले वर्ष के पूछे गए महत्वपूर्ण टॉप 30 MCQ क्वेश्चन के साथ एकदम शानदार तरीके से सेशन की करते हैं ज़बरदस्त शुरुआत। यदि सेशन अच्छा लगेगा तो सेशन को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा और 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं लास्ट में कमेंट में हमें जरूर बताइएगा। तो आइए शुरुआत करते हैं सेशन की एकदम शानदार तरीके से मिडवाइफरी टॉपिक को। कह रहा है टॉप 30 MCQ क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो कह रहा है गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला सबसे सामान्य विकार कौन सा है। गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला सबसे सामान्य विकार कौन सा है। थैलेसीमिया है कि आयरन डिफिशियंसी एनीमिया है कि मेगाप्लास्टिक एनीमिया है कि सिकल सेल एनीमिया है। तो इसका राइट आंसर जल्दी से कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो हमारा गर्भवती महिलाओं में आयरन की कमी से होने वाला सामान्य विकार है आयरन डिफिशियंसी एनीमिया, यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। पेट में दर्द है, पेल्विक प्रेशर है, दर्द रहित रक्तस्राव है या भ्रूण की अनियमित हरकतें हैं। तो कह रहा है गर्भावस्था के दौरान प्लेसेंटा प्रीविया का सबसे प्रमुख लक्षण क्या है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा दर्द रहित रक्तस्राव, यानी ऑप्शन नंबर सी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ एकदम शानदार तरीके से। नवजात शिशु में ब्लू बेबी सिंड्रोम का क्या कारण है। हाइपोक्सिया, एनीमिया, टेट्रालॉजी ऑफ फैलो या मेथेमोग्लोबिनेमिया। तो नवजात शिशु में ब्लू बेबी सिंड्रोम का कारण क्या है। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा मेथेमोग्लोबिनेमिया, मेथेमोग्लोबिनेमिया। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा मेथेमोग्लोबिनेमिया। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर गर्भावस्था में गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का प्रमुख संकेत क्या है। तो कह रहा है गर्भावस्था में गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का प्रमुख संकेत क्या है। सामान्य से अधिक बड़ा गर्भाशय या भ्रूण का धीमा विकास या तीव्र रक्तस्राव या श्रोणि क्षेत्र में दर्द। तो इसका हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो चौथे का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सामान्य से अधिक बड़ा गर्भाशय को गेस्टेशनल ट्रोफोब्लास्टिक डिजीज का क्या है, ये संकेत है इसके। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या करा है। कह रहा फिशर टेस्ट। फिशर टेस्ट का उपयोग किसके आकलन के लिए किया था, मतलब किस चीज़ का पता लगाने के लिए किया जाता है। नवजात की ऑक्सीजन संतृप्ति की या भ्रूण की स्थिति की या एम्ब्रियोटिक द्रव का परीक्षण या प्लेसेंटा फंक्शन का आकलन। तो फिशर टेस्ट का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है। तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, एम्ब्रियोटिक द्रव का परीक्षण करने के लिए। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को रोकने के लिए जिम्मेदार होता है। ऑक्सीटोसिन, प्रोजेस्टेरोन, एस्ट्रोजन, प्रोलैक्टिन। तो हमारा इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो छठवें का हमारा राइट आंसर हो जाएगा कौन सा हार्मोन गर्भाशय के संकुचन को रोकने के लिए क्या होता है, जिम्मेदार होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर बी, प्रोजेस्टेरोन। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होते हैं। पहले तिमाही में, दूसरे तिमाही में, तीसरे तिमाही में, प्रसव के समय। तो हमारा सातवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा। गर्भावस्था में ब्रेक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन कब शुरू होते हैं। तो हमारा सातवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दूसरे तिमाही में। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगला क्वेश्चन क्या करा है। कर लानुगो नवजात शिशु में क्या दर्शाता है। बालों का झड़ना, शरीर पर पतले बालों की उपस्थिति, त्वचा का लाल होना या वजन में कमी। कह रहा है लानुगो नवजात शिशु में क्या दर्शाता है। तो लानुगो नवजात शिशु में क्या दर्शाता है। हमारा आठवें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शरीर पर पतले बालों की उपस्थिति। तो लानुगो नवजात शिशु में क्या शरीर पर पतले बालों की उपस्थिति को क्या करता है, दर्शाता है। नेक्स्ट कह रहा गर्भवती महिला में रूबेला संक्रमण किस समस्या का कारण बन सकता है। भ्रूण में एनीमिया, भ्रूण में सुनने की समस्या, भ्रूण का विकास रुकना, उपरोक्त सभी। तो हमारा नौवें का राइट आंसर क्या हो जाएगा,
कि गर्भवती महिला में रूबेला संक्रमण क्या, भ्रूण में एनीमिया, भ्रूण में सुनने की समस्या, भ्रूण का विकास रुकना, यानी ऑप्शन नंबर डी, ये सारी समस्याएं हो सकती हैं। नेक्स्ट, प्री टर्म लेबर का सबसे सामान्य कारण कौन सा है? प्लेसेंटा प्रीविया, गर्भाशय संक्रमण, उच्च रक्तचाप, एम्ब्रियोटिक द्रव का रिसाव। तो हमारा 10वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो हमारा 10वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय संक्रमण। तो बढ़ते हैं 11वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए अगर यहाँ क्वेश्चन क्या कर रहा है, फेटल डिस्ट्रेस का प्रमुख संकेत क्या है? भ्रूण की हृदय गति में कमी, भ्रूण की हलचल बढ़ना, एम्ब्रियोटिक द्रव की कमी, गर्भाशय का संकुचन। तो हमारा 11वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? तो 11वें का राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की हृदय गति की कमी, फेटल डिस्ट्रेस। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। गर्भावस्था में सबसे सामान्य बैक्टीरियल संक्रमण कौन सा होता है? स्टेफाइलोकाकस या स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी या ई कोलाई या साल्मोनेला। तो हमारा 12वें का राइट आंसर क्या आ जाएगा? 12वें का राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, स्ट्रेप्टोकोकस ग्रुप बी। तो बढ़ते हैं 13वें क्वेश्चन की तरफ। 13वां क्वेश्चन कर रहा, एम्ब्रियोर हेलिक्स का क्या मतलब है? एम्ब्रियोटिक द्रव का रिसाव, भ्रूण का विकास रुकना, भ्रूण की स्थिति बदलना, गर्भाशय का फटना। तो हमारा 13वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, एम्ब्रियोटिक द्रव का रिसाव। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा अपर्याप्तता, गर्भाशय संक्रमण, उच्च रक्तचाप, मधुमेह। तो हमारा 14वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 14वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेसेंटा अपर्याप्तता। तो क्या इंट्रा यूटराइन ग्रोथ रिटार्डेशन IUGR का सबसे सामान्य कारण क्या है? प्लेसेंटा अपर्याप्तता। तो बढ़ते हैं 15वें क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए क्या कह रहा है, प्रीक्लेम्सिया की सबसे सामान्य जटिलता कौन सी है? प्रीक्लेम्सिया की सबसे सामान्य जटिलता कौन सी है? गर्भाशय का फटना, प्लेसेंटा अब्रप्शन या हेमोलिसिस या भ्रूण मृत्यु। तो हमारा 15वें का राइट आंसर हो जाएगा प्लेसेंटा अब्रप्शन। क्या प्रीक्लेम्सिया की सबसे सामान्य जटिलता क्या है? प्लेसेंटा अब्रप्शन। प्लेसेंटा अब्रप्शन प्रीक्लेम्सिया का सामान्य जटिलता है क्या सा? प्लेसेंटा अब्रप्शन। प्लेसेंटा अब्रप्शन। ऐसे 2-3 बार पढ़िए, ऑटोमेटिक सारे क्लियर होते जाएंगे। नवजात शिशु की फारसेप डिलीवरी में किस स्थिति की संभावना अधिक होती है? नवजात शिशु में फारसेप डिलीवरी में किस स्थिति की संभावना अधिक होती है? खोपड़ी की चोट, ब्राचियल प्लेक्सस चोट या रक्तस्राव या ऑक्सीजन की कमी। तो नवजात शिशु में फारसेप डिलीवरी। तो कह रहा क्या फारसेप डिलीवरी किस स्थिति में संभावना अधिक होती है? खोपड़ी की चोट। खोपड़ी की चोट। तो खोपड़ी में चोट लगना क्या होता है? इसकी बहुत ही ज़्यादा क्या होती है? फारसेप डिलीवरी में क्या होता है? बहुत ज़्यादा संभावना होती है। नेक्स्ट, कह रहा गर्भावस्था में हाइपर ग्रेविडारम का मुख्य कारण क्या है? कह रहा गर्भावस्था में हाइपर ग्रेविडारम का मुख्य कारण क्या है? HCG का बढ़ा स्तर, एस्ट्रोजन का बढ़ा स्तर या थायराइड का विकार या मधुमेह। तो हमारा 17वें का राइट आंसर क्या हो जाएगा? गर्भाशय में हाइपर ग्रेविडारम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा HCG का बढ़ा स्तर। तो बढ़ते हैं 18वें क्वेश्चन की तरफ। तो 18वां क्वेश्चन देखिए बहुत ही शानदार तरीके से आ चुका है। मेकानियम एस्पिरेशन सिंड्रोम नवजात में किस स्थिति का परिणाम हो सकता है? श्वसन तंत्र का अवरोध, हृदय की समस्या, न्यूरोलॉजिकल समस्या या हड्डी का अविकास। तो हमारा 18वें का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? मेकानियम एस्पिरेशन सिंड्रोम। मेकानियम एस्पिरेशन सिंड्रोम नवजात में किस स्थिति का परिणाम होता है? श्वसन तंत्र का अवरोध। हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो बहुत शानदार क्वेश्चन आ चुका है। कारण टोकालिटिक एजेंट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? टोकालिटिक एजेंट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? प्रसव के समय दर्द बढ़ाने के लिए, गर्भाशय संकुचन को रोकने के लिए, भ्रूण के विकास में मदद करने के लिए, प्लेसेंटा की स्थिति सुधारने के लिए। तो हमारा 19वें का राइट आंसर हो जाएगा कौन सा? ऑप्शन नंबर बी, गर्भाशय संकुचन को रोकने के लिए। तो टोकालिटिक एजेंट्स का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गर्भाशय संकुचन को रोकने के लिए। किसका? टोकालिटिक एजेंट्स का उपयोग गर्भाशय संकुचन को रोकने के लिए। किसके लिए? गर्भाशय संकुचन को रोकने के लिए। तो बढ़ते हुए 20वें क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है क्या गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सामान्य दवा कौन सी है? डिफेडिक्विन,
पिन या ACE इनहिबिटर या लासिक्स या मेटिल डोपा। तो क्या रहा है, गर्भावस्था में उच्च रक्तचाप के लिए सबसे सामान्य दवा कौन सी है? मेथिल डोपा या मेटिल डोपा। कहीं मेटिल जाता है क्या, मेथिल डोपा, उसका मेथिल डोपा ही होना चाहिए। आप कमेंट बताइए मेटिल डोपा या मेथिल डोपा। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा इलेक्ट्रॉनिक फेटल मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? इलेक्ट्रॉनिक फेटल मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? भ्रूण का वजन जानना या भ्रूण की हृदय दर और संकुचन का निरीक्षण करना या भ्रूण की स्थिति जानना या प्लेसेंटा की स्थिति जानना। इलेक्ट्रॉनिक फेटल मॉनिटरिंग, इलेक्ट्रॉनिक फेटल मॉनिटरिंग का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा भ्रूण की हृदय दर और संकुचन की क्या करना, निरीक्षण करना। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो कह रहा है एंटेनेटल केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? एंटेनेटल का केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो कह रहा नवजात की स्वास्थ्य स्थिति का आकलन करना या माँ और भ्रूण की सेहत की निगरानी करना या जन्म के बाद के संक्रमण को रोकना या केवल माँ के स्वास्थ्य का आकलन करना। तो कह रहा एंटेनेटल केयर का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो एंटेनेटल केयर का मुख्य उद्देश्य है माँ और भ्रूण की सेहत की निगरानी करना, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, माँ और भ्रूण के सेहत की निगरानी करना। तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं 23वें क्वेश्चन की तरफ। तो 23वां क्वेश्चन देखिए, कारण गर्भवती माँ में पीका का क्या कारण होता है? विटामिन की कमी, आयरन की कमी, थायराइड की समस्या या संक्रमण। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 23वें का गर्भवती महिला में पीका का क्या कारण होता है? तो हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, आयरन की कमी। तो हमारा कौन सा हो जाएगा, आयरन की कमी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कर नवजात में सुरफेक्ट्स की कमी का क्या परिणाम होता है? कर नवजात में सुरफेक्टेंट की कमी का क्या परिणाम होता है? नवजात में सुरफेक्टेंट की कमी का क्या परिणाम होता है? श्वसन संकट सिंड्रोम, निमोनिया, हृदय रोग, न्यूरोलॉजिकल समस्या। तो कर नवजात में सुरफेक्टेंट की कमी का क्या परिणाम होता है? तो हमारा हो जाएगा श्वसन संकट सिंड्रोम, यानी ऑप्शन नंबर ए वाला हो जाएगा सही। तो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कर गर्भावस्था में हेपेटाइटिस बी संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए क्या किया जाता है? माँ को एंटीवायरल दवा दी जाती है, शिशु को तुरंत वैक्सीन दी जाती है, माँ को ऑक्सीजन सपोर्ट दिया जाता है या शिशु का वजन जांचा जाता है। तो कह रहा गर्भावस्था में हेपेटाइटिस बी संक्रमण के जोखिम को कम करने के लिए क्या किया जाता है? तो हमारा 25वें का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, शिशु को तुरंत वैक्सीन दी जाती है। तो उम्मीद है 25 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए हैं। तो बहुत ही शानदार तरीके से हमने 25 क्वेश्चन कंप्लीट किया। तो बढ़ते हैं 26वें क्वेश्चन की तरफ। तो आ चुका है, ऑर्गेनोफास्टेंट पॉइजनिंग का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? श्वसन तंत्र का अवरोध, त्वचा का लाल होना, मांसपेशियों की कमजोरी या साइनोसिस। कह रहा ऑर्गेनोफास्फेट पॉइजनिंग का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? ऑर्गेनोफास्फेट का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? श्वसन तंत्र का अवरोध, यानी ऑप्शन नंबर 26 का क्या हो जाएगा ये। तो आइए बढ़ते हैं आगे। कह रहा है गर्भावस्था में पॉलीहाइड्रोएम्ब्रियोसिस का सबसे सामान्य कारण क्या है? डायबिटीज, प्लेसेंटा की खराबी, भ्रूण का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट, गर्भाशय की अपर्याप्तता। तो हमारा 27 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो 27 का हमारा पॉलीहाइड्रोएम्ब्रियोस का सबसे सामान्य कारण क्या है? तो हमारा 27 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भ्रूण का न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। कह रहा है गर्भावस्था के दौरान क्लेम्सिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? रक्तचाप सामान्य से कम, अचानक दौरे, हृदय की धड़कन का बढ़ना, अत्यधिक थकावट। तो बढ़ते हैं इसके आंसर की तरफ। तो क्या आ जाएगा, गर्भाशय के दौरान क्लेम्सिया का सबसे सामान्य लक्षण क्या है? तो हमारा 28 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अचानक दौरे। नेक्स्ट, अचानक क्या फिट्स दे देगा? तो फिट्स मतलब दौरे ही होता है, इंग्लिश शब्द होता है, कहीं कहीं इंग्लिश शब्द दे देगा हिंदी में भी। करा ओलिगो हाइड्रोएम्ब्रियोस का सबसे संभावित परिणाम क्या है? भ्रूण का सामान्य विकास, भ्रूण की हड्डियों में विकृत, भ्रूण का श्वसन संकट या प्लेसेंटा का फटना। तो इसका हमारा ओलिगो हाइड्रोएम्ब्रियोस का सबसे संभावित परिणाम क्या है? तो भ्रूण की हड्डियों का विकृत, भ्रूण की हड्डियों में क्या विकृत। तो बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ।
कह रहा गर्भवती महिला में राइजिंग फंडल हाइट का उपयोग किसके आकलन के लिए किया जाता है? राइजिंग फंडल हाइट का उपयोग किसके आकलन के लिए? भ्रूण की उम्र, भ्रूण का वजन, भ्रूण का दिल का दर और भ्रूण की स्थिति। तो कह रहा क्या? राइजिंग फंडल हाइट का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, भ्रूण की उम्र का आकलन करने के लिए किया जाता है। तो हमें उम्मीद है ये 30 क्वेश्चन आपको अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। और 30 में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा। और सेशन यदि आपको क्या है थोड़ा सा भी पसंद आया हो, थोड़ा सा भी लग रहा है कि हमने आप लोग के लिए मेहनत किया, तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, यदि आप चाहते हैं कि बेहतर से बेहतर आपको कंटेंट दिया जाए तो क्या कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और आपको बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की तो कोशिश की ही जा रही है। यदि किसी भी कंटेंट में कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो, किसी भी टॉपिक पर आपको वीडियो चाहिए तो उस टॉपिक को कमेंट कीजिएगा, उस टॉपिक पर आपको वीडियो ज़रूर दिया जाएगा। तो मिलेंगे कुछ और सेशन के साथ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।